हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे। क्लास 12 में जो पहला बुक है जिसका नाम ही है प्राचीन इतिहास, इसी इतिहास में पहला चैप्टर है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, अर्थात एनसीईआरटी की भाषा में अगर कहा जाए तो ईंट, मनके और अस्थियां, जिसके बारे में हमने आपको कई मुद्दों पर चर्चा किया था कि जानकारी के स्रोत क्या होते हैं, पहली सभ्यता हमारी क्या थी और हड़प्पा सभ्यता कैसे धीरे धीरे विकसित हुई थी, उसका नामकरण कैसे हुआ था, कितने एरिया में फैली हुई थी। इन सारे चीजों को पढ़ते हुए निर्वाह के तरीके तक हमने पिछले वीडियो में आपको चर्चा किया था। आज दोस्तों हम इस निर्वाह के तरीके से आगे बताने जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पे अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभमंद होने वाला है और यहां से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो बहुत बेहतर क्लियर हो जाएंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होंगे और साथ ही साथ उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे तो वो भी क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने दूसरे लेक्चर में कि हड़प्पा सभ्यता जिसका नाम ईंट, मनके और अस्थियां हैं, यहाँ पर कृषि और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व था। क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ चुका है, पहले हम बता देते हैं। अगर आप सीबीएसई के क्वेश्चन को जाकर देखिए, पिछले 20 सालों के प्रश्न को निकाल कर देखिए 10 सालों का, तो उसमें एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए, या कृषि में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो लोग क्या क्या करते थे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास थी जिसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। वो अलग बात है कि आज के क्षेत्र में, आज के समय में वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही हल्की है, लेकिन उस जमाने में उनके लिए वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो दोस्तों आज हम इसी कृषि प्रौद्योगिकी की बात करेंगे कि हड़प्पा तो एक कृषि प्रधान तो सभ्यता थी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर देखा जाए तो हड़प्पा शांति प्रिय, नगरीय और कृषि प्रधान सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता की अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए तो हड़प्पा सभ्यता शांति प्रिय थी, हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रधान थी, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रधान के अंतर्गत आती थी। तो वहां प्रौद्योगिकी भी थी, टेक्नोलॉजी भी था। कह रहा है कि अब वो टेक्नोलॉजी के रूप में हम क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कई सारी चीजें हो सकती है। वहां पर जो लोग खेती में प्रयोग करते थे, वो खेती के लिए वो हल का ही प्रयोग क्यों ना हो, वृषभ के तौर पे बैल का प्रमाण क्यों ना मिलता हो, ठीक है। खिलौने के तौर पे अगर गाड़ियों का प्रमाण मिल रहा था, इसका मतलब कि कोई ना कोई साक्ष्य वहां बैल के रूप में रहा होगा। इसके अलावा हल का, मिट्टी के हल का ही प्रमाण क्यों ना हो, यहां तक कि जलाशय का ही प्रमाण क्यों ना हो, नहर का साक्ष्य ही क्यों ना हो, कुएं का साक्ष्य क्यों ना हो, ये सब वहां पे निश्चित तौर पे एक टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में होता था, जिसकी चर्चा दोस्तों हम करने जा रहे हैं। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हड़प्पा सभ्यता से अनाज के दानों का प्राप्ति हुई है। अब बताइए, कहीं पर अगर अनाज का दाना मिल रहा है, इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि वहां खेती होती थी। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि निश्चित तौर पे वहां खेती होती थी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हड़प्पा सभ्यता से हमने पीछे पढ़ा था निर्वाह के तरीके में कि कई सारे अनाज के दाने मिले हैं, अगर अनाज मिला है तो निश्चित तौर पे वहां खेती होती थी। तो खेती जब होती होगी तो उस खेती के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके का तो इस्तेमाल होता ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अनाज के दानों की प्राप्ति हुई है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। वृषभ के चित्र मिले हैं, वृषभ यानी बैल यानी साढ़ कहते थे जिसको हम लोग, इसके तो चित्र मिले हैं, बशर्ते कि एनसीईआरटी में इसका चित्र भी दिया हुआ है। तो दोस्तों वृषभ के चित्रों से भी पता चलता है कि लोग खेतों को जोतने के लिए बैल का प्रयोग निश्चित तौर पे करते होंगे। यानी 2 प्रमाण तो मिल गया कि खेती वहां होती थी, अनाज का दाना मिलना और वृषभ का चित्र मिलना, यानी बैल के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा लोग चोलिस्तान और बनावली से मिले मिट्टी के हल, दोस्तों ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछली बार ही सीबीएसई के बोर्ड में ये पूछा गया था कि मिट्टी के हल कहां से मिले हैं, और यही दोनों ऑप्शन था हमारे, चोलिस्तान जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान साइड में पड़ता है और बनावली जो राजस्थान हरियाणा में पड़ता है। इन दोनों ही जगहों से मिट्टी के हल से यहां पता चलता है कि लोग खेती भी करते थे।
यानी मिट्टी का हल का मिलना, या फिर वहां पे वृषभ का चित्र मिलना, या वहां पे अनाज के दाने मिलना, ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि हड़प्पा वासी निश्चित तौर पर कृषि करते थे और यह सभ्यता कृषि प्रधान रही होगी। अगला दोस्तों बात कर रहा है कि कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए ये भी टेक्निक है, कालीबंगा से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, और जोते हुए खेत के साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, वहां से तो ये भी प्रमाण मिले हैं कि उसी जगह कालीबंगा से ही एक साथ 2 फसल उगाने के भी प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों हमारा आपसे एक यही पर क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा अगर वीडियो देख रहे होंगे तो, कि वो 2 फसल कौन कौन से थे जिनकी हमें वहां पे प्रमाण मिला है कालीबंगा से, कि एक साथ खेत जोतने का तो प्रमाण मिला, 2 फसल उगाने का प्रमाण मिला, वो दोनों फसल थे कौन कौन। ठीक है दोस्तों, एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं, खेतों में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिले हैं। इससे पता चलता है कि एक साथ 2 फसल की उगाई होती थी। हड़प्पाई लोग फसलों को काटने के लिए शायद पत्थर के फलक, यानी पत्थर का टुकड़ा का एक फलक धारदार होता है, उसी का इस्तेमाल शायद करते होंगे। तो निश्चित तौर पे जब खेती हो रही है, अनाज मिल रहा है, अनाज के अलावा बैल का प्रमाण है, बैल के अलावा वहां पे मिट्टी के हल प्रमाण मिले हैं, मिट्टी के हल के अलावा क्या मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि खेतों की जोताई हो रही है, तो जब फसल हो रहा होगा तो काटने वाला कोई ना कोई तो प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं डाउट नहीं। कुछ तो ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे वो लोग काटते होंगे हथियार के तौर पर, तो क्या थे, पत्थर के फलक होते थे का प्रयोग करते थे। धातु के औजार का भी प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया गया। अर्ध शुष्क का मतलब होता है जहां पे बारिश कम होती थी। निश्चित तौर पे दोस्तों जो पश्चिमोत्तर का प्रांत है वहां मानसून आ नहीं पाता है। भारत से अगर मानसून की बात करें तो वहां पहुंच नहीं पाता है। अगर थोड़ी बहुत उस इलाके में पंजाब और पाकिस्तान वाले में बारिश होती भी है तो हमारे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां पर बारिश कम होती है। तो लोग वहां पर ज्यादातर गेहूं की खेती करते थे और उसके लिए पानी के रूप में नहर का इस्तेमाल करते थे। तो नदियों से निकल करके नहरें बनाई जाती थी, जो नहर का प्रमाण वहां पर मिला हुआ है। अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित था जहां कृषि के लिए संभवतः सिंचाई की आवश्यकता होती होगी, निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि वहां तो पानी होती नहीं थी। पानी तो ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना दोआब वाले इलाका में होता है, उत्तर भारत में। यहाँ पे मानसून आता है, वहां तो मानसून जाते जाते सूख जाता है, तो बारिश कम होती थी, और बारिश अगर होती भी नहीं थी तो खेती तो होती ही थी, तो उसके लिए नहर का प्रयोग इस्तेमाल करते होंगे। तो नहर का भी प्रमाण मिला है सिंचाई के लिए पड़ती थी। इसलिए अफगानिस्तान में धौलावीरा और सुरतगई नामक स्थान से नहरों के प्रमाण मिले। यही तो तकनीक हो गया, नहर, खेत की जोताई, बैल, अनाज, हल, ये सब क्या थे, प्रौद्योगिकी थे। नहरों के भी प्रमाण पूछ चुका है कि धौलावीरा और सुरतगई से नहरों के प्रमाण देखने को मिलता है। कुछ स्थानों में तो कुआं का भी प्रमाण मिला है, और धौलावीरा, ये दोस्तों धौलावीरा है, से जलाशय का भी प्रमाण देखने को मिलता है, जो संभवतः कृषि के प्रयोग के लिए किया जाता होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो निश्चित तौर पे कृषि प्रौद्योगिकी में उन लोगों ने कई सारे चीजों का इस्तेमाल किया था, जो इस बात का प्रमाण देता है, साबित करता है कि हड़प्पा वासी खेती करते थे, और खेती ही नहीं करते थे, बहुत बेहतर खेती करते थे, और कृषि प्रधान होने का गौरव भी प्राप्त कर रखा था। इसीलिए व्यापार उनका बहुत ज्यादा विकसित था, दूसरे देशों में व्यापार भी करते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक तो क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। अब दोस्तों आता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही विशाल और प्रमुख स्थल था, शहरी स्थल था और बेहतर स्थल था, जहां पर 700 कुएं का प्रमाण मिलता है। उस मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या थी ये हमें बताना है। यही वो क्वेश्चन है जो दोस्तों सीधा सीधी लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। एनसीईआरटी भी इस बात को पूछता है, और उसकी 4 विशेषता थी। अब आप जब भी क्वेश्चन लिखिएगा इस सभ्यता का, तो एक बात तो जरूर ध्यान रखिएगा, गौरव करिएगा या गौर करिएगा कि क्वेश्चन पूछ किसके बारे में रहा है।
क्या ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछ रहा है तो क्वेश्चन का उत्तर अलग हो जाएगा, और क्या ये मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछ रहा है तो क्वेश्चन का अलग हो जाएगा। हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं ये हम मोहनजोदड़ो की विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हम इसकी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, नहीं कि हम पूरी सभ्यता की विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। पूरी सभ्यता की विशेषता बाबू अलग होती है, वो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको निकल करके निकलेगा कि पूरी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी, जिसमें हम तो ये कह ही चुके हैं कि एक कृषि प्रधान सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। और भी धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो आपको निकलता चलाएगा, पूरी सभ्यता का निचोड़ मिलेगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में। लेकिन मोहनजोदड़ो की 4 विशेषता थी, जिसमें पहली विशेषता एक नियोजित शहरी केंद्र, यानी एक शहर ऐसा ये शहर था जो नियोजित था, पूरी तरह से प्लानेड था और पूरी प्लान करके इस सभ्यता को बसाया गया था। अरे सॉरी, इस नगर को बनाया गया था। नगर पूरी तरह से 2 भागों में बटे हुए थे, एक ऊपर नगर होता था, एक नीचे होता था। ऊपरे वाले को दुर्ग कहते थे, निचले वाले को शहरी आवास के रूप में हम लोग जानते थे, यानी आम आदमी जहां पर रहते थे। तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा तथा अति महत्वपूर्ण शहर था। हालांकि इसकी खोज हड़प्पा नामक नगर के बाद हुई थी, फिर भी यह अपनी विशिष्टताओं के कारण बहुत ही ज्यादा विख्यात था और इस नगर की 4 मुख्य विशेषताएं थी। कितनी विशेषता थी? 4 मुख्य विशेषताएं थी, जिसमें से पहली विशेषता एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में थी। दूसरा, नियोजित जल निकास प्रणाली। ये तो इतनी बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है ना दोस्तों, आपको हम क्या बताएं। अगर पिछले 10-15 साल का क्वेश्चन उत्तर निकाल कर देखिए तो अक्सर ये पूछा जाता है। एक साल में अगर 3 एग्जाम 12वीं क्लास में होते हैं तो किसी न किसी एक एग्जाम में ये पूछ ही दिया जाता है। उसके बाद गृह स्थापत्य या आवास, और फिर दुर्ग, और दुर्ग में पाए जाने वाले 2 संरचना, विशाल स्नानागार और माल गोदाम। ये 4 हड़प्पा के अंदर पाए जाने वाले एक नगर मोहनजोदाड़ो की विशेषता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर पाए जाने वाले नगर मोहनजोदाड़ो की 4 विशेषता, एक नियोजित शहरी केंद्र, जल निकास प्रणाली, गृह स्थापत्य और दुर्ग के अंदर विशाल स्नानागार और माल गोदाम। दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन एक साथ जब पूछ दे तो विशेषता कहेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और अलग अलग जब पूछे तो ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनेगा जो शॉर्ट क्वेश्चन का प्रमाण होगा। इसलिए दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए और ध्यान से समझिए। पहला कह रहा है नियोजित शहरी केंद्र। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसे 2 भागों में बांट करके बनाया गया था। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ये नगर का क्षेत्र है, तो इसको 2 भागों में, एक यहाँ नगर बना हुआ था जिसको हम लोग ऊपरी यानी दुर्ग बोलते थे, और एक निचला होता था जिसे आवासीय भवन कहते थे, निचला शहर कहते थे। ये ऊंचाई पर होता था, हालांकि अपेक्षाकृत छोटा होता था, ऊंचाई पर होता था। यहाँ पे केवल पुरोहित और व्यापारी लोग ही रहते थे। ये बड़ा होता था और नीचे होता था थोड़ा, ये यहाँ पर आम जनता और बाकी सारे लोग मजदूर वगैरह, कृषक वगैरह रहते। 2 भागों में बटा गया था। इसमें से एक भाग छोटा था जिसे ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि दूसरा भाग बड़ा था लेकिन उसे नीचे बनाया गया था। दूसरा भाग हो गया, ये पहला भाग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि पुरातात्विदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर कहा है। यानी ऊपर वाले हिस्से को दुर्ग कहा है और नीचे वाले हिस्से को क्या बोला है? निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनाई गई थी। यानी कहने का मतलब कि पहले पूरा का पूरा यहाँ पर कच्चा ईंट का एक चबूतरा बना दिया गया और फिर उस चबूतरे के ऊपर दीवार जोड़ करके घर बनाया जाता था, यानी भवन बनाया जाता। तो निश्चित तौर पे उसकी ऊंचाई तो बढ़ ही जाएगी। तो कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनाई गई थी। दुर्ग की दीवारों को घेरा गया था और निचले शहर से अलग करने के लिए इसको घेरा गया था। निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ के कई भवन का भी बाकी है। इसे बनाने के लिए काफी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ी होगी, निश्चित तौर पे पड़ी होगी। और यही तो प्रमाण है
जो बताता है कि शायद हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नाम का व्यक्ति रहा होगा। वैसे तो कहीं प्रमाण मिलता नहीं है कि हड़प्पा में राजा था या नहीं था, लेकिन एक आध दो चार पांच ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत निश्चित तौर पर रही होगी। इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शायद कोई राजा रहा होगा। इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को रखना और रख करके फिर से उनसे काम कराना ये कोई साधारण काम नहीं था। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के बनाने के बाद ही किया गया था, जो एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा, यानी प्लान किया गया होगा, और फिर उसके अनुसार निर्माण कार्य किया गया होगा। ईंटों को धूप में भट्टी में पकाकर इस्तेमाल किया जाता था। सभी ईंटों का आकार भी एक ही प्रकार का मिला है। हालांकि इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा की सभी स्थलों से प्राप्त हुआ है। ये बात भी एक प्रमाण है कि निश्चित तौर पे पूरी सभ्यता को संचालित करने वाली एक सत्ता जरूर रही होगी। हड़प्पा के नगर जरूर अलग अलग थे, अलग अलग बस्तियां जरूर बसी हुई थी, अलग अलग आकार जरूर थे, अलग अलग प्रकार जरूर थे। कोई बेहतर था तो कोई खराब भी था, लेकिन सबके ईंट अगर एक जैसे थे तो ये बात का प्रमाण है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सभ्यता को पूरी जानकारी देने वाला, करने वाला, नियंत्रित कोई एक व्यक्ति जरूर रहा होगा। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक राजा नाम का व्यक्ति जरूर रहा होगा। तो आपने पहली विशेषता देखी एक नियोजित शहर की, जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब आता है कि नियोजित जल निकास प्रणाली। नियोजित जल निकास प्रणाली थी। जल निकास भी बहुत अच्छी थी। छोटी नाली, बड़ी नाली से बड़ी नाली, उसके बड़ी नाली से मिलकर के शहर का सारा गंदगी पानी बाहर निकल जाता था। नालियों को ढक करके रखते थे। इससे ये बात का प्रमाण है कि वो लोग बहुत ही चतुराई से शहरों को साफ सुथरा रखते थे और बीमारियों से दूर रहना भी चाहते थे। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली नगर नियोजन का एक अभिन्न अंग होता था। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को समुचित रूप से लागू किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण और अनूठा था। शहर के प्रत्येक आवास को की गली को नालियों से जोड़ा गया था। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा और फिर उसके साथ साथ आवासों का भी निर्माण किया गया था। फिर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटाकर बनाई जाती थी ताकि घरों का गंदा पानी गलियों की नालियों से आसानी से जोड़ा जा सके। मुख्य नाले गारे में जमाई गई होती थी, यानी नाला के चारों तरफ गारा लगा था कि पानी बहे नहीं, जिनसे सफाई के समय हटाया जा सके। घरों की नालियां पहले एक छोटी हौदी में या मलकुंड में गिरती थी, फिर पानी का ठोस पदार्थ वहीं पर जमा हो जाता, क्योंकि जाली लगती थी। जैसे देखिए ऐसे में एक नाली हो गई, ठीक है ना, यहाँ पर एक हौदी बन गई, फिर ऊपर से नाली आ गई, नीचे से नाली आ गई, फिर यहाँ से बड़ा नाली निकल गई, यहाँ भी जाली, यहाँ भी जाली, यहाँ भी जाली, यहाँ भी जाली, ठोस पदार्थ ऊपर ही रख करके निकाल देते थे। फिर ये बड़ा नाली, फिर इस बड़े नाली के साथ और नाली जुड़ती थी और फिर इसके साथ ये निकल करके यहाँ भी जाली, यहाँ भी जाली, इस तरह से छोटी नाली बड़ी और बड़ी नाली उससे बड़ी नाली से निकलती थी और सबके ऊपर ढक्कन लगा रहता था, ढक करके रखते थे। जब वो जाली के पास पानी भर जाता था, सॉरी कचड़े भर जाते थे, तो उसको बाहर निकाल लेते थे ताकि केवल पानी बह करके चली जाए। इस तरह से व्यवस्था की गई थी। मलकुंड में गिरती थी, पानी का ठोस पदार्थ वहीं पर जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। इस प्रकार गंदा पानी नगर से बाहर निकल जाता था। मैके नाम का एक व्यक्ति है, उसने तो यह कहा था कि निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे अधिक सुविधाजनक प्राचीन ये प्रणाली थी, जिसे खास अनूठा प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठा प्रणाली के तौर पर हम किसे मानते हैं? जल निकास प्रणाली को मानते हैं। तो दूसरी विशेषता दोस्तों आपने देखा। तीसरी विशेषता यहाँ पर थी गृह स्थापत्य की अथवा आवास। घर भी बहुत बारीकी से बेहतर तरीके से लोग बनाए थे। घर भी बनाने में उनका बड़ा ध्यान था, फालतू का इधर उधर काम नहीं करे थे। घर को बनाए थे, आंगन घर में होता था, एक कुआं भी होता था। पूरी हड़प्पा में 700 कुएं का प्रमाण मिला है।
जीने होते थे। प्रथम घर में जो बनता था उसमें खिड़कियां नहीं होती थी, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। दूसरे ताला पर जो घर होता था उसमें खिड़की होती थी, वो भी तब जब बगल वाला मकान एक ही ताला हो। बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आंगन में देख नहीं सकता था, महिलाएं आंगन में रहती थी। इस तरह से इतनी बेहतर तरीके से बनाया गया था जिसका कोई प्रमाण हम नहीं कर सकते। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। इनमें से कई आवासों के मध्य में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने थे। शायद आंगन खाना पकाने और कटाई आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में आवासों का निर्माण करते समय हड़प्पाई लोग अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी का पूरा महत्व रखते थे। इसलिए भूमि तल पर बनाए गए कमरों में खिड़कियां नहीं रखी जाती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। बिल्कुल अलग बनाए थे। मान के चलिए कि बिल्कुल उनका घर ऐसे होता था। ये घर हो गया। अब ऐसे में यहां पर आप इसको ऐसे देख सकते हो, फिर आप इसे ऐसे ले सकते हो, इसे आप ऐसे कह सकते हो, और फिर से आप इसे ऐसे कर सकते हो, फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। मान कर चलिए कि यहां पर ये होता था, इसके दरवाजे यहां एक ये कमरा होता था, एक कमरा इसका यहां दरवाजा हो गया, फिर अंदर में ये होता था पिलर, फिर इसके बाद ये आंगन होता था, इसी में कुआं, यहाँ पर जीना, फिर यहाँ दो दरवाजा इसका यहाँ खुलता था, यहाँ से एक बाथरूम टाइप का होता था जहां से नाली निकल करके इधर जाती थी और आगे इस नाली को जुड़ते थे। ये खिड़की होती थी, ये कोठरी दरवाजा, ये बरांडा होता था, फिर इसका दरवाजा यहाँ, और फिर इसमें से यहाँ, ताकि रोड पे चलने वाले व्यक्ति डायरेक्ट आंगन में ना देख पाए, यहाँ भी दरवाजा, यहाँ भी, और इस प्रकार से इसको खूब बेहतर तरीके से बनाया गया था। एनसीईआरटी में देखिएगा आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये बनाए गए थे। घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। अब बताइए, यहां से दरवाजा होगा तो कैसे यहां से कोई चलता हुआ व्यक्ति देखेगा? जब घर में कोई घुसेगा तब ना यहां से एंट्री करेगा, तो बाहर चलता हुआ हर व्यक्ति तो अंदर जाएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, हर घर में स्नानागार होता था। गलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी थी। यहाँ पर स्नानागार के माध्यम से ये नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में तो दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। हर घर में कुआं की व्यवस्था की गई थी। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में 700 कुएं पाए गए थे। ठीक है, तो आवास आपने देख लिया। फिर अब दुर्ग में दो संरचना हमें देखने को मिलती है। नगर के दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। जैसे पाला माल गोदाम, इसमें एक महत्वपूर्ण संरचना माल गोदाम का था, लेकिन आज इसके ईंट के बने केवल निचले हिस्से ही शेष बचे हैं, जबकि ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए हैं। ये संभवतः लकड़ी के बने होते थे। उसके बाद एक विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक है, क्या पाया गया दोस्तों? विशाल स्नानागार पाया गया है। संरचना विशाल स्नानागार थी जो दुर्ग के आंगन में बनाया गया था। आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारों से घिरा था। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण से भाग से 2 सीढ़ियां बनी थी। जिप्सम के माध्यम से इसे जलाबद्ध किया गया था, मतलब पूरी तरह से घेरा गया था ताकि पानी रिसे नहीं। इसके तीनों ओर कक्ष बने थे, जबकि एक और कुआं बना हुआ था, मतलब बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसा ये था। ठीक है दोस्तों, इधर से, अब इधर से जीना था नीचे उतरने वाला, इधर से भी ऐसे बना हुआ था, इसमें भी उतरने वाला था जीने, ये नीचे में। यहाँ पर भी एक बना था, यहाँ पर भी,
और यहाँ मान लीजिए कुआं था, कुएं का पानी इसमें आता था चारों तरफ। यहाँ कपड़े बदलने के लिए ये सब व्यवस्था किया जाता था। नाला के माध्यम से पानी बाहर निकलते रहता था। इस तरफ से उत्तर और दक्षिण से उतर करके उसमें स्नान करने वाला बृहद स्नानागार बना हुआ था। शायद इसका विशिष्ट कार्यों में कोई प्रयोजन होता होगा। जबकि एक तरफ कुआं बना था, जलाशय का पानी बड़े नाली में बह जाता था। उसके उत्तर में 8 स्नानागार और बनाए गए थे। जबकि गलियारे के दोनों तरफ 4-4 स्नानागार भी बने थे। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानीय स्थान के लिए शायद किया जाता होगा। इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि क्या था, बहुत बेहतर तरीके से वहां पे बनाया गया था दुर्ग। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हड़प्पा में एक नगर मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा सभ्यता में। और उस मोहनजोदाड़ो की कुछ विशेषताएं थी, जिसकी 4 विशेषता हमने देखा: नियोजित शहर, जल निकास प्रणाली, स्थापत्य और दुर्ग। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है समाधान की विधि। ठीक है, क्या आता है? समाधान की विधि। यानी अब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो हेडिंग है एनसीईआरटी में, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। यानी हम वहां पर सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं, जांच करते थे। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको अवलोकन करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की विधि होती है। एक तो सावधान की विधि, जिसमें हम सामान्य और विशेष सावधान के माध्यम से चीजों को पता करते हैं। और दूसरा एक होता है विलासिता की वस्तुएं। उस विलासिता की वस्तुओं के माध्यम से भी हम पता लगा लेते हैं कि वहां के समाज में किस किस प्रकार के लोग रहते थे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सावधान की विधि को समझते हैं, जो सामाजिक भिन्नता की जानकारी देता है। कहता है कि सावधानों में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी रखी जाती थी। ये बात तब भी थी और आज भी है। ठीक है, आज भी ऐसा होता है। ये वस्तुएं बहुमूल्य भी हो सकती थी और साधारण भी हो सकती थी। हड़प्पा स्थलों के जिन गर्तों में शव को दफनाया गया था, वहां भी यह विभिन्नता दिखाई देता है। बहुमूल्य वस्तुएं मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है। अगर कहीं से बहुमूल्य वस्तु मिला, इसका मतलब था कि वो स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी, अर्थात समाज में वहां बेहतर लोग भी रहते होंगे। ठीक है, जबकि साधारण वस्तुएं भी उनकी साधारण स्थिति को दर्शाती है। और साधारण वस्तुएं क्या करती है, साधारण स्थिति को। इस प्रकार सामाजिक भेदभाव की स्थिति को उसने दर्शा दिया। तो हमने सावधान की विधि से एक देख लिया। दूसरा कहता है विलासिता की वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो महत्वपूर्ण होती है, जैसे सोना चांदी का बर्तन हो, या फिर माला हो, मनके हो, या फयांस नामक एक वहां पे मृदभांड था जो काफी बहुमूल्य होता था। वो जिसके पास पाया गया या जहां पर पाया गया, वो एरिया हो या वो व्यक्ति, मजबूत आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता था। तो इस प्रकार हम सामाजिक भिन्नता का अवलोकन 2 विधि से करते थे, सावधान की विधि और विलासिता की वस्तु। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि विलासिता की वस्तुएं भी होती थी। पूरा वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद पुरातात्विक मोटे तौर पर उन उपयोगी तथा विकास की वस्तुओं को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे पहले वर्ग में उपयोग की जाने वाली निम्न वस्तुएं शामिल है: पत्थर तथा मिट्टी, जैसे साधारण पत्थरों से बनाया जा सकता था, जिनमें चकियां, मृदभांड, सुई, झावा आदि शामिल। ये वस्तुएं मूलतः सभी बस्तियों में पाई गई है। सभी बस्तियों में पाई गई है, इसका मतलब कि ये बस्ती जहां पाई गई है ये वस्तु ना, वो बस्ती साधारण रही होगी, तो वहां पे साधारण आदमी निश्चित तौर पे रहते होंगे। वस्तुएं मूलतः सभी बस्तियों में पाई गई है। जबकि दूसरी तरफ पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ थे, महंगी हो, या फिर स्थानीय स्तर पर ना मिलने वाले पदार्थ को जटिलता तकनीक से बनी हो। इसलिए ऐसे वस्तुओं का प्रयोग सभी लोग नहीं करते थे, क्योंकि यह महंगे होते थे। ऐसे में एक मृदभांड फयांस को भी देख सकते हैं, जो छोटा पात्र होने के बावजूद भी
कीमती था। और जो जहां पर ये सब चीजें पाई गई वो निश्चित तौर पे अमीर लोग होंगे, वो विलासिता की वस्तु थी। तो निश्चित तौर पे हड़प्पा समाज में अमीर और गरीब का अंतर वहां पर देखने को इन साक्ष्यों के आधार पर मिल जाता है। माना जाता था जिन बस्तियों में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली हैं, निश्चित तौर पर वहां के समाज का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा। हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही पाई गई, जबकि छोटी बस्तियों में नहीं पाए गए हैं। जैसे फयांस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही मिला है, जबकि कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में नहीं मिला। सोना भी एक दुर्लभ तथा कीमती वस्तु था जो मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महत्वपूर्ण स्थानों से ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन के लिए हम वहीं के सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि समाज निश्चित तौर पर कई भागों में बटा हुआ था दोस्तों। और इस प्रकार हम ये पता लगा लेते हैं कि समाज दो स्तर में बटा था, उच्च और निम्न। किसके आधार पर? समाधान की विधि और विलासिता की वस्तु के आधार पर, उनकी बस्तियों के आधार पर। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन शॉर्ट भी पूछ सकता है कि सामाजिक भिन्नता के अवलोकन की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब दोस्तों आप इसे आसानी से बेहतर तरीके से समझकर, पढ़कर, नोट्स बना करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे भी बेहतर आपके पास वीडियो हम नेक्स्ट में भेज सकें। जय हिंद, जय भारत।